हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2025 के गणित के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है बड़ी, बराबर, छोटी या विपरीत। दोस्तों आपको याद रखना है, किसी त्रिभुज में छोटे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा छोटी होती है, इसके विपरीत बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छोटी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है तो छोटी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, योग का तत्समक अवयव है -1, 1, 0 या 0.4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, योग का तत्समक अवयव है 0। दोस्तों किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो संख्या का मान नहीं बदलता है, तो योग का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए गुणा का तत्समक अवयव क्या है, तो गुणा का तत्समक अवयव जो है वो आपका 1 है, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या में 1 से गुणा करो तो वो संख्या का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है योग का तत्समक अवयव 0 है और गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, 5x/² में x के गुणांक बताइए। 5y², 5y या 5x। तो दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या है, अगर आपको दी गई है जैसे 10x²y। ठीक है, अगर यहाँ पे हम पूछे जाए कि 10 का गुणांक कितना होगा तो आप बता देंगे कि x²y क्या होगा, x²y। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x का गुणांक पूछा गया है, तो संख्या है 5x/² और x का गुणांक हमसे पूछा गया है तो x को निकाल के क्या बचेगा, 5y²। ठीक है, यही तो हमारा x का गुणांक होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। आपको बताना है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है 0 से, 1 से, -1 से या उसी पूर्णांक से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर परिणाम 0 आता है। ठीक है, जैसे अगर 5 का कोई आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 2 का पूछेगा क्या आएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनका जो परिणाम होगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम याद रखना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसे उस संख्या से गुणा करने पर परिणाम 1 प्राप्त हो। कैसे? मान लीजिए अगर हम कहें कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका 1/5, क्योंकि अगर हम 5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका 3/2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, परिमेय संख्या 6/-5, -7/6, -7/-6 में कौन बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं -7/-6, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। 7/6 ये आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है, और प्लस में जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है माइनस वाली संख्याओं से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, -7/-6। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हल हो गए हैं। 5 में से आपके कितने सही थे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा है, 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो 1 घन मीटर बराबर आपका आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100
सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमने दोनों तरफ घन कर दिया है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 0 2 0 2 0 यानी कि 6 जीरो आपके आ जाएंगे, 6 जीरो आपके आ जाएंगे और 1 आ जाएगा और घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे 10 लाख। तो 1 घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होंगे? 10 लाख, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो वर्गों की संख्या बराबर होगी, वर्गों की संख्या बराबर होगी, किसके बराबर होगी? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोस्तों बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे 25 सेंटीमीटर भुजा बताई गई है और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 गुणा 25 और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 गुणा 5, ठीक है। 5 से 25 काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से 25 काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका बचेगा 5 गुणा 5, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ग काटे जा सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, आपको क्या करना है? टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे? आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या। उसके बाद आप लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे? बारंबारता। और उसके बाद क्या लिखेंगे? टैली चिन्ह, क्या लिखेंगे? टैली चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? संख्या देखेंगे, संख्या सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 कितनी बार है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 2 बार है, तो बारंबारता कितनी? 2। अब टैली चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 6 देखेंगे, 6 कितनी बार है? तो 6 केवल 1 बार है, तो आप बारंबारता 1 लिखेंगे और टैली चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 8 देखेंगे कितनी बार है? तो 8 1 बार 2 बार 3 बार, 8 कितनी बार है? 8 3 बार है, तो बारंबारता 3 हो जाएगी और टैली चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 13 देखेंगे, 13 2 बार है, ठीक है। कितनी बार है? 2 बार है, तो बारंबारता 2 हो जाएगी और टैली चिन्ह लगा देंगे 2। तो ये आपका क्या हो गया? ये टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात हो गई, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है 5x² प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x² माइनस 2xy माइनस 6z माइनस 10, ठीक है। इसको सरल करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे समान पद, 5x² है, यहाँ भी 7x² है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस के 5x² है, यहाँ पे माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे? माइनस के, और कितने बचेंगे? 2x² बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस 7xy है, यहाँ पे प्लस के 3xy है, यहाँ पे क्या है? माइनस के 2xy है। तो यहाँ पे 7xy और 3xy 10xy हो गए और माइनस के इसमें से हम कर देंगे 2, तो हमारे कितने बचेंगे? प्लस के 8xy बच जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जेड वाले, तो यहाँ पे क्या है? 8z है, यहाँ पे क्या है? 6z है, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में है। प्लस के 8z है, माइनस के 6z है, तो हमारे प्लस के बचेंगे कितने? बचेंगे 2z बच जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नंबर केवल एक ही है, ठीक है। तो कितने हैं? -10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं और Q यानी कि हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के यानी कि 0 के, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है a⁵ b माइनस a b⁵ के गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं a⁵ b माइनस a b⁵ यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, a भी कॉमन है, तो a भी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा a⁵4 और माइनस b⁵4। अब दोस्तों a⁵4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a⁵4 बराबर a⁵2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। b⁵4 को हम लिख सकते हैं b⁵2 और पूरी की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? a⁵4 माइनस b⁵4 को लिख दिया है a⁵2 और पूरे की घात 2। इसी प्रकार से b को लिखा है b⁵2 और उसकी घात 2, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a⁵2 माइनस b⁵2 बराबर होते हैं a प्लस b
और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सूत्र लग जाएगा। ठीक है, जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों देख सकते हैं ये फिर से एक सूत्र बन गया, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ठीक है, इसका क्या होगा, तो एक बार क्या होगा प्लस में आ जाएगा ब्रैकेट में और एक बार माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 को हमने उतार लिया है। अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 सॉल्व हो गए हैं। अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो यहाँ पे बताया गया है 18 सेंटीमीटर है। जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है 3 गुणा भुजा। क्या होता है 3 गुणा भुजा। यहाँ पे कितना बताया गया है 18 सेंटीमीटर, तो भुजा हम निकालेंगे, भुजा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 18/3 यानी कि 3 छक 18। भुजा कितनी होगी 6। ठीक है, भुजा कितनी होगी तो आपको याद रखना है भुजा है 6। कितनी है भुजा 6। अब क्या पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 तियाँ, इस 2 से काटेंगे 2 तियाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 गुणा 3 यानी कि 9√3। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये क्षेत्रफल है यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भिन्न पूछा गया है। ठीक है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। मान लीजिए भिन्न का अंश है वो x है। ठीक है, तो जो इसका हर होगा वो क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है लिखा है अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। हमें क्या करना है, इनमें से एक घटाना है, तो x - 1 हो जाएगा और x + 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा x - 1 बटे यहाँ पे आप देख सकते हैं x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इसका मान क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो x - 1 बटे x बराबर किसके हो जाएगा 1/2 के। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की गुणा करेंगे x - 1 से, और यहाँ पे क्या होगा x एकम x हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं 2x - 2 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे x को हम इधर ले आएंगे और -2 को इधर कर लेंगे, तो 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर क्या है 2 है। ठीक है, अब हमने भिन्न मानी थी, कौन सी मानी थी x बटे x + 1, इसमें x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 + 1 यानी कि हमारी जो भिन्न होगी वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में हमसे पूछा है x + 1/x बराबर 3 है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हमें स्क्वायर बताना है, तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे x + 1/x बराबर 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9। दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x + 1/x के होल स्क्वायर को, और बराबर यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x² हो जाएगा प्लस 2 गुणा a यानी कि x और b यानी कि 1/x हो जाएगा बराबर 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा x² + 1/x² + 2 बराबर 9, यानी कि दोस्तों आपका जो बचेगा वो बचेगा x² + 1/x², और यहाँ क्या बचेगा प्लस के 2 और यहाँ पे 9। ठीक है, प्लस के 2 यहाँ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 9 - 2 यानी कि 7। ठीक ना आएगा इसका आंसर x² + 1/x² का मान आएगा 7। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई
40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं घनाभ की लंबाई और चौड़ाई हमें सेंटीमीटर में दी गई है, जबकि हमें जो घनाभ का आयतन है वो घन मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों 80 सेंटीमीटर बराबर होंगे 0.8 मीटर के, क्योंकि दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चौड़ाई आप देख सकते हैं, चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। जब हम इसे मीटर में बनाएंगे तो मीटर में कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 0.4 मीटर। जबकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊंचाई हमें दी गई है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 120 सेंटीमीटर है। और हम मीटर में बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर। अब हमें क्या, घनाभ का आयतन निकालना है घन मीटर में। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो दोस्तों घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारी लंबाई है 0.8 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 0.4 और ऊंचाई कितनी है 1.2। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 चौक 32, 32 की गुणा 12 से करेंगे तो हमारा आएगा 384। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 के बाद, यहाँ यानी कि 3 के बाद दशमलव लगेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0.384। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, हमें संख्याएं दी गई हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो भी संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले हमें इन्हें क्रम में लगाना है, या तो हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। तो आरोही क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से हम आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, इस क्रम से संख्याओं को लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं कितनी है, 9, यानी कि n बराबर 9 है। और 9 कैसा है, विषम। विषम का जो सूत्र होता है तो माध्यिका का वो क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n + 1/2वां पद। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो हमारा सूत्र है n + 1/2वां पद। ठीक है, n की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। n बराबर कितना है, n बराबर है आपका 9, तो यहाँ पे 9 + 1/2वां पद। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 10/2वां पद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 10/2वां पद। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे, यानी कि 5वां पद। 5वां पद कौन सा है आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5वां पद है आपका 10। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 10 हो जाएगी। ठीक है, इन संख्याओं की जो माध्यिका होगी वो कौन सी होगी, 10 होगी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। आपको बताना है कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है, AB बराबर है 3.5। ठीक है, और त्रिभुज PQR में आप देख सकते हैं जो PR बराबर कितना है, 3.5, यानी कि जो AB बराबर होगी वो PR के हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से देख सकते हैं BC में कितना है, 7.1, BC 7.1 है और PQ कितना है, 7.1, तो जो BC बराबर होगी वो किसके हो जाएगी, PQ के। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं AC बराबर भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो AC बराबर हो जाएगी QR की। ठीक है, तो दोस्तों आपने एक नियम पढ़ा होगा, S S S, यानी कि साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। यहाँ पे पूछा गया है, एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पेंदे वाला हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। कितना, 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो हमें क्या है, पानी का आयतन निकालना है। आयतन बराबर लंबाई
गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आयतन। तो लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी है 5 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई है। 5 गुणा 2 और गुणा 1.5 मीटर क्या है, ऊंचाई है। 5 दूनी 10, 10 की गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 15 घन मीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 घन मीटर, ये आपका आयतन आ जाएगा 15 घन मीटर। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 घन मीटर बराबर होते हैं 1000 लीटर, ठीक है। 1 घन मीटर बराबर होते हैं 1000 लीटर। तो दोस्तों 15 घन मीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 15,000 लीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15,000 लीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तो हौज में पानी की मात्रा कितनी होगी, हौज में पानी की मात्रा होगी आपकी, पानी की मात्रा बराबर 15,000 लीटर। कितनी, 15,000 लीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का गणित का पेपर हल हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।